मेरे नौशहरा के पाकिस्तानियों, अभी होगी दो नमाज। पहले आप सबसे मैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर से अब मैं नौजवानों, नौशहरा के लोगों, बुजुर्गों, नौजवानों, सब थोड़ी खामोशी से आपने मेरी बात सुनी। देखें, और मैं खास तौर पे नौजवानों से अब बात कर रहा हूं। इंसान इस दुनिया में वो बड़ा काम करता है जिस इंसान का ख्वाब बड़ा होता है। आप उतने ही बड़े होंगे जितनी आपकी ख्वाब और आपकी सोच और आपका गोल होगा। मैं 9 साल का था जब मैंने फैसला किया कि मैं पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलूंगा, टेस्ट क्रिकेट खेलूंगा। 9 साल का था। 9 साल लगे उस ख्वाब पे पहुंचने के कि पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली। फिर मेरा ख्वाब था कि मैं दुनिया में टॉप ऑलराउंडर बनूंगा। 9 साल लगे उधर पहुंचने में। फिर जब मैं पाकिस्तान का कैप्टन बना तो मेरी ख्वाब थी कि मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाऊंगा। 10 साल लगे वहां पहुंचने पे। फिर जब कैंसर हॉस्पिटल बनाना था, क्योंकि मेरी वालदा कैंसर से उनकी बड़ी तकलीफ थे, उनकी इस दुनिया से रुखसती हुई, तो मैं एक ऐसा कैंसर हॉस्पिटल बनाना चाहता था कि इस मुल्क में गरीब लोग जो 90% पाकिस्तानी कैंसर का इलाज नहीं कर सकते, उनके लिए एक ऐसी जगह हो कि वो जब अस्पताल में इलाज करवाने जाएं तो उनको ये फिक्र ना हो कि उनके पास पैसा नहीं। कैंसर के इलाज का, जो सबसे महंगा इलाज होता है और बड़ा लंबा इलाज होता है, तो उसके लिए 9 साल लगे उस अस्पताल को बनाने में। और वो एक ख्वाब थी जो सारी दुनिया ने कहा कि नहीं बन सकती, कि कोई भी, पहले तो कैंसर हॉस्पिटल पाकिस्तान में नहीं बन सकता, स्पेशलाइज्ड है हॉस्पिटल, और फिर गरीबों का मुफ्त इलाज नहीं हो सकता। लेकिन वो भी हुआ। और फिर मैं पॉलिटिक्स में क्यों आया? मैं सारे नौशहरा के लोगों, आपके सामने और जो बाकी पाकिस्तानी देख रहे हैं, क्यों आया पॉलिटिक्स में? कि मेरी ये ख्वाब थी कि पाकिस्तान वो इस्लामी फलाई रियासत बने जो अल्लामा इकबाल की ख्वाब थी, जिसके लिए कायदे आजम ने जद्दोजहद की थी। तो वो 21 साल पहले, पॉलिटिक्स में आने से पहले वो ख्वाब थी। और वो मैं आज सबके सामने वो ये बताना चाहता हूं कि ये मैं सारा जो 21 साल की सारी एक जद्दोजहद है, एक स्ट्रगल है, इसका मकसद क्या आखिर में? क्या एक प्राइम मिनिस्टर बनना है? कितने प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क में आए और गए, पूछता भी नहीं है उनको कोई। प्राइम मिनिस्टर अगर बनना होता तो 21 साल में जद्दोजहद ना करता। मेरा ख्वाब यह है कि पाकिस्तान में एक दिन ऐसा आए, सुने, पाकिस्तान में एक दिन ऐसा आए कि हमें कोई मिले ना जिसको हम ज़कात दे सकें। हमें ज़कात देने के लिए लोग ना मिले। जिस तरह
मदीना की रियासत में एक दिन आया था कि लोगों को ज़कात देने के लिए कोई नहीं मिलता था, और वो ऐसा टाइम हो कि हम गरीब मुल्कों को यहां से पैसे भेजा करें, हम उन मुल्कों को पैसे भेजें जिधर गुर्बत है, क्योंकि पाकिस्तान में गुर्बत ना हो। और ये चाइना के अंदर पिछले 25 साल में 50 करोड़ लोग उन्होंने गुर्बत से निकाले। अगर वो कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। मेरे नौजवानों, हम भी ये कर सकते हैं कि हम भी इस मुल्क में जो भूख और अफलास है, जो हमारी आधी आबादी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकती, हम भी वो पाकिस्तान बना सकते हैं। और ये है मेरा गोल। और ये पाकिस्तान तब बनेगा, ये पाकिस्तान तब बनेगा जब हम ये करप्शन की कैंसर मुल्क से खत्म करेंगे। ये तब तक नहीं बन सकता। लोग मुझे कहते हैं कि जनाब आपकी नवाज शरीफ से कोई दुश्मनी है। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है उससे। नवाज शरीफ इस ख्वाब के बीच में खड़ा है। जब तक नवाज शरीफ है, जब तक नवाज शरीफ की तरह के करप्ट सियासतदान हैं, ये मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती। ये मुल्क में, दुनिया में जो इस मुल्क का मुकाम होना चाहिए वो नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस मुल्क में करप्शन होती है, उस मुल्क में भूख होती है, वो मुल्क मकरूज होता है, उस मुल्क की दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती। अब मैं ये चाहता हूं कि आप ये देखें कि एक वक्त इस मुल्क की इज्जत थी। अयूब खान पाकिस्तान का अच्छा, और आप ये आपने देखा अयूब खान को किस तरह अमेरिका के प्रेसिडेंट ने रिसीव किया। बनाए इदारे मजबूत करके, ये जो करप्शन की कैंसर है, जो मुल्क को अंदर से खोखला कर दिया, जिसने मकरूज कर दिया, ये इज्जत आज इसलिए नहीं कि हम भीख मांगते फिरते हैं, कर्जे लेते फिरते हैं, मकरूज कौम है। आप मुझे ये बताएं कि जो आपसे भीख मांगता है या कर्जे लेता है, आप उसके ऊपर तरस तो खा जाएंगे, लेकिन उसकी इज्जत नहीं करेंगे। और जब कीमतें बढ़ती जाती है, गुर्बत बढ़ती जाती है। और क्यों कीमतें बढ़ती हैं? क्योंकि पैसा मुल्क से चोरी हो रहा है। 10 अरब डॉलर का हर साल पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग होती है, यानी कि 10 अरब डॉलर, 1000 अरब रुपया चोरी होता है और मुल्क से बाहर चला जाता है। और इसका पूरा करने के लिए हमें कर्जे लेने पड़ते हैं, और कौम महंगाई के जरिए कर्जे देती है। तो मेरा नवाज शरीफ से कोई जाती जंग नहीं है, मेरा उससे कोई जाती इख्तिलाफ नहीं है। अगर नवाज शरीफ इतना करप्ट आदमी ना होता तो मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात होने थे। मासूम मजलूम से नवाज शरीफ है, गुस्सा तो आता ही नहीं इसके ऊपर। लेकिन मैं दुशहरा के लोगों, आपको एक चीज अब दिखाना चाहता हूं। हमारी जो सबसे ज्यादा कोशिश है वो ये कि हम नीचे से लोगों को उठा के ऊपर लेके आए, जिस तरह चाइना ने किया। अभी तक मैं परवेज खट्टक को जो सबसे ज्यादा मुबारक देना चाहता हूं, इन्होंने वो बच्चे
जो सड़कों पे फिर रहे हैं, उनको उठा के इन्होंने एक इदारा बनाया है जिसका नाम है ज़ुमम कोर। ये जरा फैसल इदारा दिखाओ। ये सड़कों से बच्चों को उठा के इस इदारे में लेके गए जिधर बेहतरीन तालीम इनको दी जा रही है। जरा ये देखें, ये देखें इन बच्चों को। ये है परवेज खटक की मुझे सबसे बड़ी अचीवमेंट अभी तक। जरा तालियां बजाए ना परवेज खटक के लिए। सड़कों से बच्चों को उठा के सबसे बेहतरीन तालीम, उनको खाना, उनके लिए खेलों का निजाम, और इंशाल्लाह आप देखते रहेंगे कि ये ज़ुमम कोर तो भी एक है, और इंशाल्लाह यहां से बड़े बड़े ऐसे लोग निकलेंगे जो बड़े बड़े काम करेंगे पाकिस्तान में। और अगर ये ना होता तो बेचारे भी सड़कों पर रुल रहे होते। और हमारा आगे आइडिया ये है कि हर शहर में हम ये ज़ुमम कोर खोलें। पहले इसको कामयाब करेंगे, फिर सारे पख्तूनख्वा के शहरों के अंदर इस तरह के इदारे बनाएंगे ताकि वो बच्चे, ये हमारे बच्चे हैं, ये जो सड़कों पे बेचारे बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं। और जब तक हम इनकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, कौन इनको पूछेगा? तो मुझे खुशी ये है परवेज खटक कि ये पहली दफा है पाकिस्तान में कि रियासत ने जिम्मेदारी ली अपने वो बच्चे जो सड़कों पर रुल रहे थे। बहुत आपको मुबारक हो परवेज खटक। मैं ये आपको दिखाना चाहता हूं कि जो और ये नौजवानों, ये आपके लिए किया है। देखें, पाकिस्तान वो मुल्क है जो 7 नंबर पे है दुनिया में, जो ग्लोबल वार्मिंग, जिस तरह मौसम गर्म हो रहा है दुनिया में, 7वें नंबर पे है कि सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान को है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब मौसम गर्म हो रहा है। जब मौसम गर्म हो रहा है, इसके असरात हैं। तो पाकिस्तान पे क्या असरात हैं कि हमारा 80% पानी जो दरियाओं में आता है, जिसके ऊपर पाकिस्तान जिंदा है, वो आता है ग्लेशियर से। जैसी जैसी गर्मी बढ़ती जा रही है, ये ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। जब ये पिघलेंगे और अगर ये इसी रेट पे पिघल गए तो दरियाओं में पानी नहीं रहेगा, और जब पानी नहीं रहेगा तो किधर से पानी होगा अनाज उगाने के लिए, अपने इतनी बड़ी आबादी को बचाने के लिए। लिहाजा ये पहली दफा एक गवर्नमेंट ने, एक सूबाई गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी ली और क्या किया, 80 करोड़ दरख्त लगाए हैं पख्तूनख्वा हुकूमत ने पिछले 3 साल में। ये दरख्त क्यों लगाए हैं? ये दरख्त इसलिए लगाए हैं कि नौजवानों, आप जब बड़े होंगे तो आपको पहले तो फायदा होगा, जब ये दरख्त उगेंगे इनसे रोजगार मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब आप दरख्त उगाते हैं, आप मौसम को गर्म होने से रोकते हैं। अब जब ये जो सीमेंट होता है, जो शहर होते हैं, आप शहर से बाहर जाते हैं तो ठंड हो जाती है, गर्मी कम हो जाती है, क्योंकि वह हरा होता है। इसलिए ये इनिशिएटिव लिया है, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं है कि 3 साल में पख्तूनख्वा की हुकूमत ने 80 करोड़ दरख्त लगाए हैं। फैसल वो दिखाने जरा। ये इसलिए किसी ने पहले नहीं सोचा कि हमारे आने वाले
नस्लों के लिए क्या होगा। आप ये जरा देखें दरख्त, ये जो आप देख रहे हैं ये बंजर इलाके थे, बंजर इलाके। उधर ये पूरे के पूरे सारे इलाकों के ऊपर दरख्त वो लगाए गए हैं जो इनको तब्दील कर रहे हैं इन इलाकों को। और फिर से 80 करोड़ दरख्त लगा चुके हैं अब तक, और इंशाल्लाह साल के आखिर तक 1 अरब दरख्त पाकिस्तान में पख्तूनख्वा में लग चुके होंगे। और उसके अलावा मैं आपको अब दिखाना चाहता हूं पख्तूनख्वा का एक सरकारी अस्पताल। मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं कि पहले सरकारी अस्पताल में लोग जाते नहीं थे, सिर्फ गरीब जाते थे, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते थे। ये जरा हयाताबाद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल देखें। और अब जहाँ पर हम आए हैं इसने तो हैरान ही करके रख दिया। यकीन कीजिए मैं नहीं बल्कि मेरी पूरी टीम ही हैरान थी कि हम कहाँ आ गए हैं। हॉस्पिटल है क्या? ये वाकई हॉस्पिटल है? और ये क्या हॉस्पिटल की वाकई ओपीडी है? आपको मैंने म्यू हॉस्पिटल की एक ओपीडी दिखाई थी, मैंने आपको सर्विस हॉस्पिटल की एक ओपीडी दिखाई थी। जनाब खैबर पख्तूनख्वा की ओपीडी है। जरा गौर से देखें कि जब कोई यहाँ आएगा और चेकअप करवाने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आएगा तो क्या आप यकीन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ओपीडी है? ये पंजाब गवर्नमेंट जो बड़े दावे करती है और ये जो सिंध गवर्नमेंट बड़े दावे करती है हेल्थ रिफॉर्म्स के, जनाब ये है रिफॉर्म। जरा गौर से देखिए ये ओपीडी है और ये पता कितने ऐसे में बनी है? ये सिर्फ 4 महीने के अंदर। विल पावर होनी चाहिए। आप जैसे ही एंटर होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी दूसरे मुल्क में आ गए, किसी दूसरी दुनिया में आ गए। बहुत चेंज आया है, 5 से 6 दफ़ा डॉक्टर्स आए हैं, नर्सिंग स्टाफ आया है। अब माशाल्लाह डॉक्टर बार ये एक तो इनका एटीट्यूड माशाल्लाह से बहुत बेहतर हो गया है। में भी तकरीबन यही चीज़ें हम देख रहे हैं। जी मैंने कहा सिर्फ आके देख लें। अब परवेज खट्टर इश्तिहार वो दोनों भाइयों की तरह हर रोज एक भाई की इधर शक्ल आती है, एक के दूसरे की इधर आती है। 32 अरब रुपए के इश्तिहार दे बैठे। परवेज खट्टर ने अभी तक 20 करोड़ के भी 4 साल में इश्तिहार नहीं दिए। क्यों? क्योंकि हमें खौफ खुदा है। वो पैसा जो इश्तिहारों पे खर्च कर वो कर रहे हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, हम ये पैसा इश्तिहारों पे नहीं खर्च कर सकते। हम लोगों पे खर्च कर रहे हैं, स्कूलों पे कर रहे हैं, अस्पतालों पे कर रहे हैं, दरख्त लगाने पे कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन ठीक करने पे कर रहे हैं। मैं ये दावा करता हूं कि जब भी कोई आए, और मैं चैलेंज करता हूं सबको, बाहर से टीवी चैनल के लोग, एंकर्स खुद आके पख्तूनख्वा में देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी तक हम वहां पहुंच चुके हैं जिधर पहुंचना था, लेकिन मैं आज ये कह रहा हूं कि जो हम मुल्क में तब्दीली लाना चाहते थे उस रास्ते पे हम निकल चुके हैं। और उनका मुकाबला करें जो 6-6 दफा सूबे में हुकूमत कर बैठे, उनका और उसका मुकाबला करें। ये पहली दफा है हमारी। पहला साल तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है। पहला साल तो समझने में गुजरा। स्वाय परवेज खट्टर के कोई भी हमारे जो एमपीए या वजीर थे वो तो कभी असेंबली में भी नहीं आए थे। तो परवेज खट्टर के अलावा सारों का पहली दफा तजर्बा था। और इसलिए मैं आज सबके सामने पख्तूनख्वा की हुकूमत को दाद देता हूं, खराज तहसीन पेश करता हूं कि अब बिल्कुल सही रास्ते पे। और मैं पुलिस की इसलिए तारीफ करता हूं कि मुझे खुशी है
कि सिंध के आईजी एडी ख्वाजा वो सिंध में कहते हैं कि हमें पख्तूनख्वा का पुलिस का निजाम चाहिए। मुबारक हो। और मुझे यह भी खुशी है कि पहली हमारी बारी में जो बल्दियाती निजाम लेके आए हैं पख्तूनख्वा में, कराची के मेयर MQM के वसीम अख्तर वो उधर स्टेटमेंट देते हैं कि उनको कराची में भी पख्तूनख्वा का बल्दियाती निजाम चाहिए। अब मैं आखिर में नहीं थक तो नहीं गया आप। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता था कि आज मैं अखबार में पढ़ा था कि शहबाज शरीफ ने मेरे ऊपर पता नहीं कोई 10 अरब का हर्जाना कर दिया कि मैंने कहा था कि इन्होंने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की। जरा शहबाज शरीफ अगर आप देख रहे हैं तो सुने जरा। शहबाज शरीफ हर्जाना वो करता है, अपनी रेपुटेशन के ऊपर केस वो करता है जिसकी रेपुटेशन होती है। आपकी रेपुटेशन होती है तो डिफेम होती है, आपको फेम होती है तो आप डिफेम होते हैं। मुझे यह बताएं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, आपने मुझे यह बताएं कि 35 साल में किसको रिश्वत नहीं दी। ये नहीं कि आपने रिश्वत किसको दी है, आपने किसको रिश्वत नहीं दी। आप तो शुरू हुए थे जब आप फल के टोकरे लेके सरकारी नौकरों के बाहर कमरों में बैठे होते थे, जब आप पॉलिटिक्स में नहीं थे। और जो छांगा मांगा में आपने किया, हमारे पास अभी लोग हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं मुझे अदालत में बनाए, मैं उन पॉलिटिशियन को बुलाऊंगा जिनको आपने पैसे दे के उनके जमीर खरीदे थे छांगा मांगा में और पूर्वान में। और वैसे आपसे होगा बहुत बुरा क्योंकि आपके ऊपर 2 केसेस हैं। एक आपने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की थी, लोगों को मरवाया था, वो भी अभी आपका केस पड़ा हुआ है, वो भी अभी आपका केस पड़ा है। और दूसरा आप दोनों भाइयों के ऊपर पता कौन सा केस है? 6 अरब रुपए के इन्होंने प्लॉट्स सियासतदानों में 90 की दिहाई में तकसीम किए थे, आज वो 100 अरब के होंगे। इसलिए शहबाज शरीफ आपकी मैं इंतजार कर रहा हूं। हमें जब तक बैठे हैं या करप्शन खत्म नहीं होगी, जो मनी लॉन्ड्रिंग पैसा चोरी होकर बाहर जाता है वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपके अपना पैसा बाहर पड़ा है। जो इस मुल्क के अंदर बाकी पॉलिटिशियंस पैसा बना रहे हैं, आप कभी भी उस तरह के इदारे नहीं बनने देंगे जो इनको पकड़े। इसलिए ये मेरी जो आपके खिलाफ जद्दोजहद नहीं, करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद है। और मैं आज यहाँ खड़ा होकर अल्लाह के सामने वादा करता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं इस जद्दोजहद में मैं एंड तक मुकाबला करूंगा। मैं निशाया के लोगों, सिर्फ आपको एक और, मुझे आज अखबार में मैंने आइटम पढ़ी और मैं जरा ये, मुझे पता नहीं कि एक जज साहिबान ने मेरा नाम लिया, उन्होंने ये कहा कि एक लीडर ने ये कहा है कि सारे जजेस ने कहा है, यानी कोई एक अजीब सी स्टेटमेंट आई है कि जजेस ने कहा है कि वो झूठ बोलते हैं। मेरी तरफ से कहा है, मैं वाज़ेह कर दूं मैंने क्या कहा है। मैंने ये कहा है कि 2 जजेस ने नवाज शरीफ को झूठा भी कहा है और करप्ट भी कहा और उसको क्या डिस्क्वालीफाई करे। और 3 जजेस ने जो नवाज शरीफ का डिफेंस था, कतरी खात, किसी भी 5-6 जजेस ने किसी को उसको तस्लीम नहीं किया। मैं उसको यह समझता हूं कि जब जजेस ने कतरी खत को नहीं माना, इसका मतलब कि जो मेन डिफेंस था कि पैसा यहां से बाहर कैसे गया, वो खत्म हो गया नवाज शरीफ का। यानी कि कतरी खत झूठ था। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि किसी जज ने भी कतरी खत को तस्लीम नहीं किया।
और मैं ये भी कहता हूं कि जो मुल्क में जो सरबरा सच नहीं बोलता, जो सादिक और अमीन नहीं होता, उसको कोई हक नहीं है मुल्क की सरबराही करने का। आपको यही नहीं पता कि वो कब झूठ बोल रहा है, कब सच बोल रहा है। किसी भी मगरबी जमहूरियत के अंदर झूठ बोलने पे सरबराह को रिजाइन करना पड़ता है। प्रेसिडेंट क्लिंटन, उसका ट्रायल हुआ अमेरिका में। रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट, उसको निकाला गया। हैरोल्ड मैकमिलन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को निकाला गया। ब्राजील के प्रेसिडेंट को अभी झूठ बोलने पे निकाला गया। तो क्योंकि एक मुल्क का सरबराह जब झूठ बोलता है तो उसकी कौम को क्या पता चलेगा कि कब सच बोल रहा है, कब झूठ बोल रहा है। अभी जरा कल ये लये में एक जलसा था, तो जरा आप ये देखेंगे प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं जलसे में। जरा आप खुद ही फैसला कर लें कि क्या प्राइम मिनिस्टर सच बोल रहे थे या नहीं। लिया में जलसा था, ये जरा गौर से देखें। एक मील लंबा जलसा, अगर किसी को गलत फहमी है तो आकर देख ले। मुझे नहीं पता लग रहा कि आखिरी बंदा कितनी दूर बैठा हुआ है। जलसियां देखी है, ये कल परसों मैं भी देख रहा था। वो सोशल मीडिया पे इस्लामाबाद की जलसी की मैंने झलकियां देखी। वो बल्ब जल रहे थे, बड़े रोशन बल्ब, और लगता था कि नीचे पता नहीं कितना अवाम है। जब मैंने तस्वीर को बड़ा करके देखा तो बल्ब के नीचे कुर्सियां खाली थी। खाली ने मुखालिफों की जलसियां देखी है, ये कल परसों मैं भी देख रहा था। इस्लामाबाद की जलसी की मैंने झलकियां देखी। अच्छा, अब मुझे बताएं, आप बताएं मैं क्या कहूं इसका, अब क्या कहूं। यानी मैं कुछ करती है लीडर पे, फिर उसके साथ खड़ी होती है, उसके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाती है। आज भी उस अजीम लीडर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आज भी सारे अरब से ज्यादा मुसलमान उनके लिए जान देने के लिए तैयार है, क्योंकि हमें पता था कि वो सच्चे हैं। जो भी पैगाम लेके अल्लाह का पैगाम लेके आए, अल्लाह भी उनको कुरान में अपने हबीब कहते थे, और हम उनकी उम्मत हैं। ये मुल्क वाहिद इस्लाम के नाम पे बना था। हमें तो मगरिब से ज्यादा, हमारी इखलाकी मियार मगरिब से ज्यादा ऊंचे होने चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज अब हम मगरिब के इखलाकी मियार देखें और अपने मुल्क में देखें। अपने मुल्क में ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के सामने खड़ा होकर झूठ बोलता है, सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलता है, कतरी खत झूठ है, और उसके बावजूद आज बैठा हुआ है, आज इख्तिदार में है। जब जो जेआईटी के ऑफिसर्स हैं वो उसके नीचे काम करने वाले हैं, यानी गवर्नमेंट के इदारे उसका एहतसाब करेंगे। इसलिए मैं आप सबको ये पैगाम देना चाहता हूं कि देखें, हमारे ऊपर मुसलमानों पे जहाद अल्लाह ने फर्ज की है। 3 किस्म की जहाद है। एक जहाद है जब आप दिल में सोचते हैं कि नाइंसाफी हो रही है, और मैं आपको बताऊं ये जो सबसे कमजोर जहाद है वो इस वक्त मुस्लिम लीग के, नून लीग के लोग कर रहे हैं। हामिद मीर ने अपने प्रोग्राम में किसी को टीवी पे कहा है कि नून लीग के वजीर आके कहते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर चोर है। एक है दूसरी जहाद। तीसरी जहाद वो है बाजुओं के जोर से, वो भी नहीं हमने करनी। हम सारे दूसरी जहाद करेंगे, और वो ये है कि हम अपनी जुबान से जिधर भी हम जाएंगे हमारा नारा एक ही होगा, गो नवाज गो। और ये नारा यूं इसलिए होगा कि हम बताना चाहते हैं नवाज शरीफ को कि एक करप्ट और झूठा आदमी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकता। अब आखिर एक ऊंचा नारा
गो नवाज